और चलिए खबरें विस्तार से। टाइम्स नाउ नवभारत की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे और रेप के आरोपी करण मोरवाल की तलाश लगातार जारी है। पुलिस ने उसकी तलाश में जगह जगह पोस्टर भी लगाए हैं। टाइम्स नाउ नवभारत पर खबर दिखाने के बाद से पुलिस एक्शन मोड में आई है और आरोपी को खोजने के लिए अपने अभियान को तेज किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, पुलिस ने करण के सिर पर इनाम के 5,000 से बढ़ा करके 15,000 भी कर दिया है। हाथरस में हमने प्रेशर बनाया, तब जाके कार्रवाई हुई। सरकार चाहती है कि हम इस मुद्दे को उठाएं ना, प्रेशर ना बनाएं, कि जिन्होंने मर्डर किया वो भाग के निकल जाएं। अगर हाथरस में हम गए नहीं होते, वहां पे जिन्होंने बलात्कार किया था वो सब स्कॉट फ्री निकल जाते। अगर हमने उससे पहले उनके एमएलए के बारे में नहीं बोला होता, वो भाग से निकल जाते। अगर हाथरस में आरोपियों पर कार्रवाई का श्रेय राहुल गांधी को जाता है, तो राहुल गांधी जी से सविनय निवेदन है कि जरा मध्य प्रदेश में अपनी ही पार्टी के एमएलए पर जाकर प्रेशर बनाएं, ताकि बलात्कार के आरोपी विधायक पुत्र अपना आत्मसमर्पण कर दें। आरोपी के पिता छोटे मोटे आदमी नहीं, बल्कि विधायक है। 76,802 लोगों ने इन्हें वोट कर विधायक चुना है, लेकिन विधायक खुद नहीं पता कि उनका सुपुत्र किसी लड़की की अस्मिता के साथ खेलकर कहां फरार हो गया है। सर, बेटे की जमानत याचिका खारिज हो गई है, अब आपका क्या स्टैंड है? अब न्यायालय पे भरोसा है, जो भी कार्रवाई। सर, जनप्रतिनिधि आपको अपने बेटे का पता है, कहाँ है? मुझे मालूम नहीं। 4-5 महीने हो गए सर। नहीं मालूम है मुझे। लड़की बोल रही है उसकी जान को खतरा है। कोई खतरा नहीं है सर। आप जनप्रतिनिधि हैं, तमाम लोगों को न्याय दिलाने के लिए। आपका बेटा खुद का 4 महीने से अंडरग्राउंड है, आपकी खारिज हो गई जमानत याचिका। आपको नहीं लगता बेटे को आपको सामने लाना चाहिए? और लाएंगे ना साहब, हाईकोर्ट से खारिज हो गई तो सामने लाएंगे। कब लाएंगे? करेंगे आप यार। विधायक महोदय का बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं, कह रहे हैं लाएंगे ना यार। देख रहे हैं विधायक जी की ठसक। बेटे पर रेप का आरोप है, लेकिन नेताजी को फर्क ही नहीं पड़ता है। खैर, विधायक को नहीं पता कि उनका बेटा कहां है, लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस क्या कर रही है? क्या मध्य प्रदेश पुलिस का काम सिर्फ पोस्टर ही चस्पा करना है? क्या एमपी पुलिस सिर्फ आरोपी के सिर पर इनाम राशि ही बढ़ाती रह जाएगी, या फिर आरोपी करण मोरवाल को गिरफ्तार भी करेगी? पीड़ित गुहार लगा रही है, दर दर जाकर इंसाफ मांग रही है, लेकिन बीते 6 महीने में उसे इंसाफ के नाम पर अभी तक क्या मिला? ना तो पुलिस करण को ढूंढ पा रही है और ना ही उसकी गिरफ्तारी हो पा रही है। जिस तरीके से करण मोरवाल लड़कियों के साथ खेल करता है, 5वीं में लड़की थी, ऐसा उसका खुद का दोस्त कजिन भाई मुझे रिकॉर्डिंग में बोलता है कि आप 5वीं लड़की हो, भूल जाओ सब कुछ। पूर्व में भी करण मोरवाल की एक FIR है, तो नाम की लड़की ने करी थी। इवन मुझे कॉल आया था लड़की का, उसने खुद ने एक्सेप्ट किया कि वो बोलती है कि मेरे 2 बार अबॉर्शन हो चुके हैं, तुम्हारी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। जो मेरे पास सबूत है पूरी तरीके से रिकॉर्डिंग के तौर पे, वो तक बोले गए। ऐसे पिता पुत्र पे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। जो अपने खुलेआम बड़नगर में ज़मीनों पे, दुकानों पे कब्जा करते हैं, उनकी इलीगल गार्डन है पूरा, वो विधायक होने के नाते धोस दिखाते हैं लोगों को। पूर्व में भी करण मोरवाल 2020 में पटवारी जी को धमकी देते हुए खुलेआम उनका ऑडियो रिलीज हुआ था, जो आप सबने देखा भी होगा। पीड़ित को इंसाफ चाहिए, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि उसे इंसाफ दिलाएगा कौन? आरोपी फरार है, आरोपी के विधायक पिता को पता नहीं कि बेटा कहां है, और पुलिस सिर्फ पोस्टर चस्पा कर रही है। गोविंद गुर्जर, इंदौर, टाइम्स नाउ नवभारत। इधर करण फरार है और कांग्रेस पार्टी पीड़िता को बरगलाने में लगी हुई है। एक फोन कॉल की रिकॉर्डिंग सामने आई है, जिसमें कांग्रेस का एक करीबी शख्स पीड़िता पर प्रेशर बना रहा है। सुनिए। तो मैडम, ऐसे आपका पूरा मसला उन्होंने बता दिया था मुझे। वो शायद यही बताया था, कोई समझौता होने की संभावना है, कोई बीच में कोई इंटरफेयर कर रहा था, उसमें पता नहीं क्या, तो विजय कौन था भगवान, आई डोंट नो हुई थी। तो अगर हो गया हो तो कोई इशू नहीं है, अगर नहीं हुआ हो तो मोरवाल जी से हम बात कर लेते हैं, अगर आप बोलो तो। नहीं, वो सलाखों के पीछे जाएगा और उसको ये समझ में आएगा कि लड़की खिलौना नहीं होती और कोई लड़की सड़क छाप नहीं होती। सही बात है मैडम, एक सही बात बोल रहे हैं आप। देखो, मैं महिला का सम्मान करते हैं बहुत ज्यादा। मैं खानदानी लड़की हूँ, इसने इस बार गलत लड़की। प्लीज, कमलनाथ जी ने मुझे बोला है वीडियो हटा और ये इससे बात कर लड़की से, क्या चाहती है?
मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, मैं सिर्फ लीगली लड़ना चाह रही हूँ तो लीगली लड़ रही हूँ। विधायक कांग्रेस का है, नाम खराब होता है कांग्रेस का। अब वो तो उनको समझना चाहिए, उनको समझाना चाहिए मुरली अंकल को। तो मैडम मुरली अंकल को मैं समझा दूंगा, पर इशू ये है कि मुझसे आप क्या चाहते हो ये बताओगे तो मैं मुरली से जाके मिलूं। नहीं, मैं लीगली भैया लड़ेंगे, अपन उसको जेल करवाएंगे, कभी किसी लड़की के साथ गलत नहीं कर पाएगा वो, ऐसा उसकी व्यवस्था करवानी है। मुझे एक काम करो ना, मैं एक्चुअली आई एम इन दिल्ली, इफ यू आर कंफर्टेबल तो मैं बुधवार को रतलाम आ रहा है। नहीं, मैं रतलाम तो नहीं आ पाऊंगी सर, आप इंदौर में मिल लीजिए मुझसे। तूने पॉलिटिक्स नहीं खेली? तूने क्या किया कल? जी के पास जाएगी? तूने कल क्या किया? तूने कल क्या तेरी किया? औकात है, लात मार के बाहर भगाएंगे वहां से। अच्छा। और देखिए, सिंघू बॉर्डर हत्या मामले में कोर्ट ने 3 आरोपियों को 6 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। उधर सिंघू बॉर्डर पर मारे गए मजदूर लखबीर का अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन इस अंतिम संस्कार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि मृतक लखबीर के परिवार को शव तक नहीं देखने दिया। न परिवार को आखिरी बार शव देखने दिया, न सुबह तक का इंतजार किया। रात में ही टॉर्च की रोशनी में सिंघू बॉर्डर पर मारे गए लखबीर सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अंतिम संस्कार करने की जल्दबाजी क्यों थी? यह सवाल अब सियासी भी हो गया है। बीजेपी नेता और पार्टी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने लखबीर सिंह के अंतिम संस्कार को लेकर सवाल उठाए हैं। अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि लखबीर सिंह का अंतिम संस्कार मोबाइल टॉर्च की रोशनी में किया गया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, दलित सिख लखबीर सिंह का अंतिम संस्कार रात के अंधेरे में मोबाइल टॉर्च की रोशनी में क्यों कर दिया गया? परिवार को आखिरी बार शव तक नहीं देखने दिया गया। कांग्रेस राज में मुर्दों के लिए भी कोई संवेदना नहीं है। क्या ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि वो दलित था? अमित मालवीय ने सीधा कांग्रेस से सवाल पूछा, लेकिन जवाब अभी तक नहीं आया। न पंजाब के मुख्यमंत्री ने इस मामले पर कुछ कहा, न ही नवजोत सिंह सिद्धू ने। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के ट्विटर पर भी सन्नाटा है। लखबीर सिंह के अंतिम संस्कार पर सब के सब चुप्पी साधे बैठे हैं। लखबीर सिंह को शुक्रवार को सिंघू बॉर्डर पर मौत के घाट उतार दिया गया था। लखबीर का शव पुलिस बैरिकेड से बंधा मिला था। लखबीर की हत्या उस जगह की गई थी जहां किसान आंदोलन चल रहा था। हथियारों ने लखबीर का हाथ तक काट दिया था। इस मामले में अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस हत्याकांड को अंजाम देने के आरोप में शुक्रवार को सरबजीत सिंह की गिरफ्तारी हुई और शनिवार को दूसरे आरोपी को पकड़ा गया। दूसरे आरोपी ने शुक्रवार को अमृतसर में सरेंडर किया। इसके अलावा 2 और आरोपियों ने सोनीपत में पुलिस के सामने सरेंडर किया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और अब वक्त है आपके काम की खबर जानने का। भारत में बच्चों का टीकाकरण जल्द ही शुरू होने वाला है। इसके लिए हर लेवल पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राजधानी दिल्ली के तिलक नगर में बच्चों के लिए एक बेहद खास वैक्सीनेशन सेंटर तैयार किया गया है। यह है किड्स फ्रेंडली कोविड वैक्सीनेशन सेंटर। इसकी खासियत यह है कि बच्चों के लिए यहाँ दीवारों पर रंग बिरंगी पेंटिंग और कार्टून बनाए गए हैं। इसके अलावा बच्चों की जरूरत के मुताबिक यहाँ कई सुविधाएं भी मौजूद हैं। वैक्सीनेशन सेंटर को इतना आकर्षक बनाया गया है कि बच्चे यहाँ आकर टीका लगवाने से घबराएंगे नहीं और उनका मन उनकी दुनिया में भी लगा रहेगा। उत्तर प्रदेश में मनरेगा में कार्यरत महिला मेट कर्मचारियों को अवकाश लेने की सुविधा मिलेगी। यूपी के ग्रामीण इलाकों में मनरेगा के कामकाज को सुचारू रूप से संचालित करने और मनरेगा कर्मियों के समस्त लेखा जोखा को व्यवस्थित ढंग से विभागीय स्तर पर पहुंचाने के लिए प्रत्येक ग्राम सभा में एक महिला मेट की तैनाती की गई है। इसके अलावा हाल ही में जारी एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इनकी संख्या में इजाफा करते हुए प्रदेश सरकार ने 25,000 महिला मेट कर्मचारियों की और तैनाती की है। इन पदों में काम करने वाली महिला अभ्यर्थियों को मानदेय के रूप में हर महीने 9,000 रुपए का मासिक वेतन भी दिया जाता है। लेकिन संविदा पर काम करने वाली इन महिलाओं को अवकाश लेने पर वेतन नहीं दिया जाता था। बिहार और झारखंड के युवाओं के लिए काम की खबर है। यहाँ की युवाओं के लिए बम्पर भर्तियां निकली है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने जूनियर तकनीशियन सहित कई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.kanpur.ac.in
www.iitk.se.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास संबंधित विषय पर मास्टर डिग्री होनी चाहिए। साथ ही अभ्यर्थी का 55% नंबरों के साथ पास होना अनिवार्य है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की उम्र 21 साल से 50 साल के बीच होनी चाहिए। अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के जरिए किया जाएगा। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड अभ्यर्थियों के रजिस्टर्ड मेल आईडी पर भेजा जाएगा। अगर आप अपने माता पिता के लिए एक बेहतरीन सरकारी स्कीम में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा लगा सकते हैं। इस स्कीम की खास बात यह है कि इस स्कीम में आप अपने माता पिता के नाम से भी निवेश कर सकते हैं। ये पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम है जो किसी निवेशक को टैक्स छूट का फायदा भी देती है। अगर आप इस स्कीम में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो आप 1000 रुपए के मल्टीपल में केवल एक डिपॉजिट कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत निवेश की अधिकतम राशि 15 लाख रुपए है। मौजूदा समय में इस स्कीम के तहत सीनियर सिटीजन को 7.4% की ब्याज दर मिल रही है। पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में किए गए निवेश पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत छूट का भी फायदा मिल सकता है। इस सेक्शन के तहत किसी निवेशक को 1.5 लाख रुपए तक की राशि पर डिडक्शन का फायदा मिलता है। बिहार में किसान नवंबर महीने से सरकारी दर यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपना धान बेच सकेंगे। सरकार ने इस बार 3 चरणों में धान खरीदने की व्यवस्था की है। कोसी और पूर्णिया प्रमंडल के सभी जिलों में धान की खरीद 1 नवंबर से शुरू हो जाएगी। बिहार सरकार ने राज्य के किसानों से 1 नवंबर से खरीदी शुरू करने का फैसला किया है, जिसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। किसान अपनी पसंद के किसी भी पैक्स या व्यापार मंडल पर धान बेच सकते हैं। इस साल सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1940 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि ग्रेड ए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1960 रुपए प्रति क्विंटल है। खरीद केंद्रों पर किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने और गुणवत्ता की जांच के लिए सहकारिता और खाद्य विभाग के साथ जिला प्रशासन को भी निर्देश दिया गया है। राज्य में इस बार 1 नवंबर से 31 जनवरी तक धान की खरीद की जाएगी। सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राष्ट्रीय पदाधिकारियों की अहम बैठक बुलाई है। ये बैठक 5 राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर काफी अहम मानी जा रही है। पीएम मोदी भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं और ये बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी। रविकांत हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रविकांत, इस बैठक को लेकर और क्या जानकारी आपके पास? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। सुबह 10 बजे ये बैठक प्रारंभ होगी और शाम के 5 बजे तक ये बैठक चलेगी। और इस बैठक में जिन राज्यों में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, वहाँ के जो प्रभारी हैं, जो सह प्रभारी हैं, उन सभी लोगों को इसमें बुलाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय पदाधिकारी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक का मुख्य मकसद यही है कि चुनावी राज्यों में किस तरीके से संगठन को और पार्टी को इतना मजबूत किया जाए कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में वापसी करने में कामयाब रहे। और 2 सेशन में ये पूरी बैठक होगी और इसमें चुनाव में किस तरीके से पार्टी मैदान में जाए, उसकी रणनीति क्या होगी, उसके लिए तैयारियां क्या करनी है, इन सभी मुद्दों पर सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक ये चर्चाएं चलेंगी। और उम्मीद की जा रही है कि शाम की बैठक में प्रधानमंत्री भी आ सकते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि अभी नहीं की गई है। चलिए ठीक है, इस बैठक पर नजर बनाए रखिएगा रविकांत। आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रेप और मर्डर के केस में जेल में बंद गुरमीत राम रहीम की मुश्किलें आज और बढ़ सकती हैं। आज रंजीत सिंह हत्याकांड मामले में पंचकुला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट राम रहीम समेत 5 दोषियों की सजा का ऐलान करेगी। रंजीत सिंह केस में गुरमीत राम रहीम को कोर्ट ने पहले ही दोषी करार दे दिया था, लेकिन उस समय कोर्ट ने उनकी सजा का ऐलान नहीं किया। आपको बता दें कि रेप और पत्रकार की हत्या के मामले में राम रहीम पहले ही जेल की सजा काट रहा है और आज सजा के ऐलान के चलते पंचकुला में प्रशासन ने धारा 144 भी लागू कर दिया है। और इस पीछे एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के बांका पहुंचा है अरविंद का शव। आतंकी हमले में हुई थी अरविंद की मौत। शनिवार को आतंकियों ने गोली मार दी थी अरविंद को। और कश्मीर में गोलगप्पे की दुकान लगाते थे अरविंद, जिन्हें आतंकवादियों ने अपनी नापाक साजिश का शिकार बना दिया। और इसी के तहत सेना का भी ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है। एक एक आतंकवादियों से चुन चुन कर बदला लिया जा रहा है।
तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है और साथ ही नाराजगी भी है और गुस्सा भी इस बात का कि जल्द से जल्द आतंकवादियों को सबक सिखाया जा सके। और ये बिहार की घटना आपको बता दें, बिहार के बांका अरविंद का शव पहुंच चुका है। आतंकी हमले में अरविंद की मौत हो गई थी। शनिवार को आतंकियों ने गोली मार दी थी अरविंद को। और आपको बताते चले कि अरविंद कश्मीर में दरअसल गोलगप्पे की दुकान लगाते थे और अपना कामकाज कर रहे थे और वैसे ही टारगेट किलिंग के तहत अरविंद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन पूरे इलाके में जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो सेना हर तरफ अलर्ट मोड पर है और एक एक आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। पूरी तरह से ये सर्च ऑपरेशन इलाके में चल रहा है और सेना ने कहा है कि जब तक हर एक आतंकवादी का सफाया नहीं हो जाता हम वापस नहीं आएंगे। और बुलेटिन में अब देखिए देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर में सेना के एंटी टेरर ऑपरेशन से बौखलाए आतंकी एक के बाद एक आम नागरिकों को निशाना बनाते जा रहे हैं। रविवार को भी 2 आतंकवादियों द्वारा की गई फायरिंग में 2 मजदूरों की मौत हो गई। कुलगाम के वानापोह इलाके में आतंकियों ने मजदूरों के घर में घुसकर उन पर फायरिंग कर दी, जिसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई और एक घायल हुआ है। 2 अलग अलग जगहों पर मजदूरों पर हमले के बाद सेना ने पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पूंछ के मेंढर में भी सेना का काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन जारी है। वहीं पंपोर में सुरक्षा बलों ने शनिवार 3 आतंकियों को मार गिराया। हफ्ते भर में 9 एनकाउंटर में कुल 13 आतंकवादी मारे गए हैं। मृतक मजदूरों की पहचान राजा ऋषिदेव, जोगिंदर ऋषिदेव के रूप में हुई है। वहीं चुनचुन ऋषिदेव इस हमले में घायल हुए हैं। बीते दिनों भी आतंकियों ने पुलवामा और श्रीनगर में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। श्रीनगर में बिहार के रहने वाले अरविंद कुमार को निशाना बनाया गया था। वहीं पुलवामा में यूपी के निवासी सगीर अहमद को भी मार डाला गया था। जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक मजदूरों की हो रही हत्या से परेशान सीएम नीतीश कुमार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की और हत्याओं पर चिंता व्यक्त की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवादियों और उनके समर्थकों को निशाना बनाकर उनके खून की एक एक बूंद का बदला लेने की प्रतिबद्धता जाहिर की है। सीएम नीतीश कुमार ने इस घटना पर दुख प्रकट करते हुए पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। इस घटना पर लोजपा सांसद चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कश्मीर के राज्यपाल से संवाद स्थापित करें और सुनिश्चित करें कि भविष्य में किसी और बिहारी की इस तरह से निर्मम हत्या न हो। चिराग पासवान ने कहा कि पीड़ित परिवार को मुआवजा देने से कुछ नहीं होगा। हम मांग करते हैं कि नीतीश कुमार उनके परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दें। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राष्ट्रीय पदाधिकारियों की अहम बैठक बुलाई है। ये बैठक 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अहम मानी जा रही है। पीएम मोदी भाजपा के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों और मोर्चे के अध्यक्षों को सरकार की उपलब्धियों, चुनावी मुद्दों और चुनाव से जुड़ी रणनीति को लेकर गुरु मंत्र देंगे। यह बैठक सुबह 11 बजे से शुरू होगी। पंजाब में कांग्रेस के लिए सब कुछ ठीक होता नजर नहीं आ रहा है। सोनिया ने कांग्रेस नेताओं को निर्देश दिया था कि वो मीडिया से बात करने के बजाय डायरेक्ट उनसे बात करें, लेकिन इसके बावजूद सिद्धू ने 4 पेज की चिट्ठी सोशल मीडिया पर शेयर की है। 4 पेज की चिट्ठी में सिद्धू ने 13 मुद्दों को उठाया है और उन्हें 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल करने की मांग की है। पीएम मोदी 25 अक्टूबर को वाराणसी का दौरे पर जाएंगे। पीएम अपने इस दौरे से मिशन यूपी की शुरुआत करेंगे। पीएम वाराणसी में जनसभा स्थल पर 5,234 करोड़ रुपए की 31 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही वो अपने संसदीय क्षेत्र को दीपावली का गिफ्ट देंगे। इसमें रिंग रोड, भूमिगत पार्किंग, वरुणा कॉरिडोर सहित कई जन सुविधाएं परियोजनाएं शामिल हैं। लखीमपुर मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की गिरफ्तारी और उन्हें पद से हटाने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा आज रेल रोको आंदोलन करेगा। देश भर में किसान मोर्चा अलग अलग जगहों पर रेल रोककर प्रदर्शन करेगा। देश भर में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रेल पटरियों पर धरना प्रदर्शन कर ट्रेन रोकी जाएंगी। मुजफ्फरनगर के डीएवी इंटर कॉलेज में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कश्यप सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। अखिलेश इस सम्मेलन के जरिए अति पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक को साधने की तैयारी में है। इस महासम्मेलन की सफलता की जिम्मेदारी एमएलसी डॉक्टर राज्यपाल कश्यप को सौंपी गई है। ईडी द्वारा तीसरे समन पर भी जैकलीन पेश नहीं हुई। अब जैकलीन को ईडी ने आज बुलाया है। जैकलीन ने ईडी के सामने पेश होने की वजह नहीं बताई है। अब तक जैकलीन को कुल 3 बार ईडी की तरफ से समन जारी हो चुका है। जैकलीन को पिछले 3 वर्षों के बैंक स्टेटमेंट और वित्तीय लेन देन के साथ आना है।
रंजीत सिंह की हत्या के मामले में पंचकुला की अदालत राम रहीम को आज सजा सुनाएगी। इसे देखते हुए प्रशासन ने पंचकुला में धारा 144 लागू कर दिया है। सीबीआई की अदालत ने राम रहीम को अपने ही मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या का दोषी पाया है। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021 पेपर लीक मामले पर आज राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। अभ्यर्थी भागचंद शर्मा की याचिका पर हाईकोर्ट की डबल बेंच आज सुनवाई करेगी। इस मामले में 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी के बाद भी सरकार पेपर लीक की बात नहीं मान रही है। कांग्रेसी विधायक मुरली मोरवाल के बेटे और दुष्कर्म के आरोपी करण मोरवाल अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने करण मोरवाल पर इनाम की राशि बढ़ा दी है। अब उसकी जानकारी देने वाले को 5,000 की जगह 15,000 का इनाम दिया जाएगा। इंदौर पुलिस ने बड़नगर के चौराहों पर जगह जगह उसके पोस्टर लगा दिए हैं। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडालों पर हमले की घटना के मामले में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिससे बंगाल की राजनीति गर्म हो गई है। एक धार्मिक कार्यक्रम में अब्बास सिद्दीकी बांग्लादेश मामले में विवादित बयान देते दिखाई दे रहे हैं। स्पेन के लापाल्मा में करीब 1 महीने से सुलग रहा लावा रुकने का नाम नहीं ले रहा। लापाल्मा में शुक्रवार की सुबह 4.5 की तीव्रता के भूकंप के बाद ज्वालामुखी से लावा का निकलना फिर से तेज हो गया। वैज्ञानिकों ने लापाल्मा से निकलने वाले लावा को लावा सुनामी का नाम दिया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS में पहली फिल्म की शूटिंग के लिए 12 दिन बिताने के बाद रविवार को कजाकिस्तान में एक रूसी एक्ट्रेस और एक डायरेक्टर अंतरिक्ष यात्रा के साथ रविवार को पृथ्वी पर लौट आए। सभी क्रू मेंबर सोयूज MS-18 अंतरिक्ष यान में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रवाना हुए और कजाकिस्तान में रिकवरी स्टेजिंग शहर में इन्होंने लैंड किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर रविवार को 5 दिवसीय यात्रा पर इजरायल पहुंचे। इस दौरान वह भारत और इजरायल के बीच द्विपक्षीय सहयोग के नए क्षेत्रों की संभावनाएं तलाशने के अलावा रणनीतिक संबंधों को और समृद्ध करने के लिए परस्पर रोडमैप तैयार करने के लिए यहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक करेंगे। पाकिस्तान ने चीन की एक कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। चीनी कंपनी पर सरकारी परियोजना में बोली के दौरान फर्जी दस्तावेज जमा करने का आरोप है। पाकिस्तान ने इस आरोप में चीन की कंपनी को ब्लैकलिस्ट करके 1 महीने के लिए सभी टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने से रोक दिया है। विदेश एवं संसदीय मामलों के राज्य मंत्री वी मुरलीधरन आज से सूडान की 2 दिवसीय यात्रा शुरू करेंगे। इस दौरान वो विदेश मंत्री डॉक्टर मरियम अल सादिक अल महदी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं पारस्परिक हितों के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। ICC T20 वर्ल्ड कप में रविवार से ग्रुप स्टेज मैचों की शुरुआत हो चुकी है। टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच PNG और ओमान के बीच खेला गया, जिसमें ओमान ने 10 विकेट से जीत दर्ज की। वहीं दूसरे मैच में स्कॉटलैंड ने बांग्लादेश को 6 रन से मात दे दी। 2 चरणों में बटे इस टूर्नामेंट के सुपर 12 की शुरुआत 23 अक्टूबर से होगी, जब ऑस्ट्रेलिया का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। ICC T20 वर्ल्ड कप की सबसे मजबूत दावेदार भारत ने भी रविवार से ओमान में प्रैक्टिस शुरू कर दी है। प्रैक्टिस के दौरान महेंद्र सिंह धोनी भी मेंटोर की भूमिका में नजर आए। टीम इंडिया अपना पहला प्रैक्टिस मैच सोमवार को इंग्लैंड के साथ खेलेगी। दोनों टीमें ICC T20 रैंकिंग में टॉप 8 में होने की वजह से पहले ही सुपर 12 राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया क्रिकेट के इस महाकुंभ में अपना पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। 24 अक्टूबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से ये मैच खेला जाएगा। कोहली इस वर्ल्ड कप के बाद T20 में टीम इंडिया की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। बतौर कप्तान अपने आखिरी T20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ न सिर्फ वो जीत के साथ आगाज करना चाहेंगे, बल्कि इस टूर्नामेंट को जीत T20 में अपनी कप्तानी के दौर का शानदार अंत भी करना चाहेंगे। T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान के मैच पर पंजाब के मिनिस्टर प्रगट सिंह ने कहा है कि ये मैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि बॉर्डर पर तनाव के हालात बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को देश ने हमेशा ही आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब दिया है। अगर आगामी दिनों में भारत पाकिस्तान के बीच इस स्थिति में T20 वर्ल्ड कप मैच होता है तो इस संबंध को देखते हुए विचार करने की जरूरत है।
अनुसूचित जाति के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में क्रिकेटर युवराज सिंह को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा के हिसार जिले के हांसी में उनकी गिरफ्तारी हुई। हालांकि उन्हें औपचारिक जमानत पर रिहा कर दिया गया। युवराज पर आरोप है कि उन्होंने पिछले साल रोहित शर्मा से लाइव मैच में युजवेंद्र चहल की जाति को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी। और चलिए अब बात उस वैक्सीन की जिसको लेकर के हिंदुस्तान इतिहास रचने वाला है, एक नया कीर्तिमान बनने वाला है और इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। टीकाकरण का सबसे बड़ा और मुश्किल रन हिंदुस्तान जीत चुका है और चंद रोज में भारत वो करने वाला है जिस पर हर भारतवासी को गर्व होगा। भारत का टीकाकरण यह उस सफलता का गीत है जिसे हिंदुस्तान ने बहुत ही तेज रफ्तार से हासिल किया है। ये भारत के वैक्सीन अभियान का गान है, वही अभियान जिसके जरिए हिंद ने इतिहास रच दिया है विराट है विशाल भारत का संदेश, टीके से बचा है देश, टीके से बचेगा देश, टीके से अफवाहों और भ्रांतियों से बचना है विशेष, टीके से बचा है देश, टीके से बचेगा देश, टीके से। हर घंटे 2 लाख डोज, हर मिनट 3000 डोज, हर सेकंड 50 डोज। मतलब जब तक आप एक बार अपनी पलक झपकाएंगे तब तक भारत में कोरोना वैक्सीनेशन के 50 डोज लग चुके होंगे। इसी रफ्तार की बदौलत हिंदुस्तान चंद दिनों में इतिहास रचने जा रहा है। बहुत तेजी से 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का इतिहास। कुछ ही दिनों में 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन की खुराक लग जाएगी। इस तरह दिवाली तक भारत में कोरोना की कमर टूट जाएगी। कोरोना की दहशत करीब करीब खत्म हो जाएगी और ये देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिवाली गिफ्ट होगा। भारतवासियों ने बहुत संयम, बहुत धैर्य इसके साथ इस लड़ाई को लड़ा भी है। इस लड़ाई में हमारे सामने अनेक चुनौतियां थी, लेकिन हर क्षेत्र में हम देशवासियों ने असाधारण गति से काम किया है। हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे उद्यमियों की ताकत का ही ये परिणाम है कि भारत को वैक्सीन के लिए आज किसी और देश पर हमें निर्भर नहीं होना पड़ा। 100 करोड़ वैक्सीनेशन का ऐतिहासिक आंकड़ा छूना आसान नहीं था, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन था, उनकी टीम का मिशन था और उस प्लान को धरातल पर उतारने का डेडिकेशन था। देश में पहले 10 करोड़ डोज 85 दिन में लगे। इसके बाद 10 करोड़ से 20 करोड़ तक का आंकड़ा पहुंचने में 45 दिन का वक्त लगा। 20 से 30 करोड़ होने में 29 दिन, 30 से 40 करोड़ होने में 24 दिन, 40 से 50 करोड़ होने में 20 दिन, 50 से 60 करोड़ होने में 19 दिन, 60 से 70 करोड़ होने में 13 दिन और 70 से 80 करोड़ होने में महज 11 दिन का वक्त लगा। 80 से 90 करोड़ वैक्सीनेशन पहुंचने में 14 दिन का वक्त लगा। भारत का वैक्सीन डिलीवरी प्लेटफॉर्म कोविन एक ही दिन में करोड़ों वैक्सीन डोज लगाने के लिए डिजिटल सपोर्ट दे रहा है। और अब चंद दिनों की ही बात है कि देश में 100 करोड़ कोरोना वैक्सीनेशन के डोज लग चुके होंगे। वैक्सीनेशन को लेकर दुनिया सवाल उठाती रही, विपक्ष सवाल उठाता रहा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता था कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है और रिजल्ट आज दुनिया देख रही है। जनवरी 2021 में यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने कहा था कि भारत दुनिया का वैक्सीनेशन हब बन गया है। दुनिया भर में वैक्सीनेशन देना सराहनीय है। जनवरी 2021 में ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने कहा कि ब्राजील को वैक्सीनेशन देने के लिए मोदी जी का धन्यवाद। फरवरी 2021 में WHO के डायरेक्टर जनरल
फ्रेडोस एडहानम ने कहा, भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैक्सीनेशन पॉलिसी सराहनीय है। अगस्त 2021 में बिल गेट्स ने कहा कि भारत ने कोविड वैक्सीनेशन में जो मुकाम हासिल किया है वो मील का पत्थर है। मानवता के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए भारत ने एक बार फिर दुनिया के जरूरतमंदों को वैक्सीन देनी शुरू कर दी है। मैं आज दुनिया भर के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को भी आमंत्रित करता हूं, कम मेक वैक्सीन इन इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ वैक्सीनेशन लगाने का ही काम किया, बल्कि लोगों को सम्मान के साथ वैक्सीनेट किया। बीते महीने ब्रिटेन ने अपनी ट्रैवल पॉलिसी में बदलाव किया था, जिसके तहत ब्रिटेन जाने वाले हर भारतीय को, चाहे वो वैक्सीनेशन लगवाया हो या नहीं, सभी को 10 दिन के लिए क्वारंटीन रहना जरूरी कर दिया। इसके बाद भारत ने इसका पुरजोर विरोध किया। ब्रिटेन से भारत आने वाले लोगों के लिए भी नियमों को कड़ा कर दिया गया। इसके बाद ब्रिटेन को झुकना पड़ा, अपनी पॉलिसी में बदलाव करना पड़ा। इतना ही नहीं, अब जल्द ही भारत की अपनी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को भी वर्ल्ड वाइड अप्रूवल मिलने जा रहा है। टीके से बचा है देश, टीके से बचेगा देश, टीके से बचा है देश, टीके से बचेगा देश, टीके से। देश आज कोरोना के खिलाफ इस जंग में अगर जीतने की स्थिति में है, तो उसका श्रेय देश के प्रधान सेवक, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। इस दिवाली प्रभु श्री राम के अयोध्या वापस लौटने के जश्न के साथ साथ पूरा हिंदुस्तान कोरोना के खिलाफ जीत का जश्न भी मनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात के सूरत से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सूरत के पैकेजिंग फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। सूरत के कड़ोदरा जीआईडीसी की फैक्ट्री में यह आग लगी। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है और लोगों को फैक्ट्री से बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, 2 हाइड्रोकोलिक क्रेन को रेस्क्यू में लगा दिया गया है, क्योंकि आग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भयानक है और साथ ही फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियाँ भी मौके पर मौजूद हैं ताकि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। सूरत की ये खबर, फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां फिलहाल मौके पर मौजूद हैं। इस भयानक आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। पैकेजिंग फैक्ट्री बताई जा रही है जहां पर भीषण आग लगी है। कड़ोदरा जीआईडीसी की ये फैक्ट्री है जहां पर ये आग लगी है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगातार मशक्कत कर रही हैं कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। लेकिन आग यहां पर काफ़ी तेज़ी से फैलती हुई और भयानक आग लगी है। 2 हाइड्रोलिक क्रेन से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है और कई लोगों को फैक्ट्री से बाहर भी निकाला गया है। जब आग बुझेगी उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कितना नुकसान हुआ।